everyone, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology teacher. और आज हम इस वीडियो में our environment के देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर. ये है NCERT बुक में आपका चैप्टर नंबर 13. तो ये जो शॉर्ट आंसर्स हम आज देखेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं वो ना आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? What is an ecosystem? इकोसिस्टम क्या है तो हमें ये बताना है. तो भाई इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. An ecosystem is defined as a structural and functional unit of the biosphere. ये बायोस्फीयर का फंक्शनल यूनिट होता है. It comprises of living organism and their non-living environment that interact by means of food chain and biogeochemical cycles are resulting in energy flow, biotic diversity and material cycle to form stable self-supporting system. तो इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का. इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों ही आते हैं. और ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं थ्रू अ फूड चेन और बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू. क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं. वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में. तो उनको जो इसमें नॉन लिविंग थिंग क्या होगी? जैसे वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. लाइट एनर्जी को वो फूड एनर्जी में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और यही एनर्जी जो है ट्रॉपिक लेवल में ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है. तो यही बात हो गई कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड चेन के थ्रू या बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो, बायोटिक डाइवर्सिटी. और क्या हो रहा है? मटेरियल्स का क्या एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल साइकिल की तरह घूम रही है ताकि इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे और जो इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट मिलता रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is a lake considered to be a natural ecosystem? अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि लेक को नेचुरल इकोसिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं? Lake is an ecosystem where living organisms grow, reproduce and interact among each other as well as with abiotic component and carry out other activities in nature by themselves without any human interference. तो लेक जो है वो क्या है? इकोसिस्टम है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, और आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. अब क्या होता है कि लेक में जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो क्या हम जा रहे हैं कि मछली इधर आना वो पेड़ को खा ले? ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं, है ना. अब तुमको रिप्रोड्यूस करना है, हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना. तो हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे. तो ये क्या है? लेक जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम है क्योंकि ह्यूमन का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है. कैरी आउट अदर एक्टिविटीज इन नेचर, और सारी एक्टिविटीज जो भी नेचर में होते हैं, ठीक है, वो खुद ही कर रहे हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. और इसलिए हमने लेक को क्या बोला है? नेचुरल इकोसिस्टम बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स. हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक्स? तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट्स ने रैट्स को 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी. तो भाई हॉक के पास कितना पहुंचेगा? तो हमें पता है 10% एनर्जी लॉ का फॉर्मूला, एनर्जी लॉ 10% लॉ हमें पता है. इसमें क्या होता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी जो है वो क्या लॉस हो जाती है, बस 10% एनर्जी जो है वो अबव लेवल पे जाती हैं, ट्रॉपिक लेवल के ऊपर लेवल्स पे जाती हैं. 10% ही ट्रांसमिट होती हैं, बाकी 90% लॉस हो जाती हैं. तो जैसे कि 500 है तो 500 में से जो 90% होगी वो एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी. ये लोग लूज कर देंगे हीट के थ्रू या फिर उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू. और 10% जो है वो ही 500 जूल में से 10% ही रैट्स के पास जाएगी. तो अब रैट के पास कितनी गई होगी? Plants provide 500
ओके, रैट के पास 500 जूल्स है। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लांट्स ने 500 जूल एनर्जी किसको प्रोवाइड करी है, रैट्स को प्रोवाइड करी है। तो अब स्नेक के पास क्या होगी, तो 500 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे अपन, तो ये हो गया और ये कट गया, तो 50 जूल्स बचा, है ना। और वैसे ही अगर हम हॉक की बात करें तो हॉक को भी हम ऐसे क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, 0 0, तो 5 जूल्स जो है वो हॉक्स के पास एनर्जी बचेगी। In an ecosystem, only 10% of energy is transformed from one tropic level to next, that is 10% law, and rest is dissipated into the environment, और बाकी जो है वो environment में loss हो जाती है। Therefore, if plants being produced first tropic level transfer 500 joules of energy to rats second tropic level, okay? First tropic level में हमेशा प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं और इनको हम हार्बीवोर्स भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे प्लांट्स ने रैट्स को 500 जूल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर दी है, ओके। देन रैट्स वुड ट्रांसफर 50 जूल्स ऑफ एनर्जी टू स्नेक। मैंने भी यही निकाला था कि जो रैट्स हैं वो 50 जूल्स जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे स्नेक को, क्योंकि जो भाई 90% है वो तो लूज हो चुकी है, एनर्जी लॉस हो चुकी है ना, और 10% ही आगे फॉरवर्ड होगी। देन क्या लिखा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल which in turn will transfer only 5 joules of energy to hawks, fourth और last tropic level, okay? तो कितना बचा, 5 जूल्स ही बचा जो हॉक के पास एनर्जी ट्रांसमिट होगी, जो हॉक को एनर्जी मिलेगी, और यही चीज़ हमने 10% से निकाली थी। ऐसे हम 10% निकालते हैं, 100 से डिवाइड कर देते और 10 से इंटू कर देते, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following food chain, 100 joule of energy is available to the lion. How much energy was available to the producer? अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि लायन के पास 100 जूल्स अवेलेबल थी, तो प्रोड्यूसर्स के पास कितने जूल्स या कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम वो निकाल रहे थे, 10% फॉलो कर रहे थे, इसमें भी हमें 10% फॉलो करना है, हम इंटू 10 कर देते और अपॉन 100 कर देते, बट अब हमें बैकवर्ड्स जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 100 जूल्स जो है वो लॉयन के पास है, तो प्लांट्स के पास कितनी होगी वो हमें बताना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इंटू 10 करेंगे, ठीक है। 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, डियर के पास हो जाएंगे 1000 जूल्स, सॉरी कितनी एनर्जी हो जाएगी डियर के पास, 1000 जूल, ओके। फिर वहीं हम प्लांट्स में क्या करेंगे, प्लांट्स के लिए इंटू 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10,000 आंसर आ जाएगा। तो 10,000 जूल एनर्जी जो है वो हमें प्लांट्स के पास देखने को मिलेगी, ओके। तो हम जब पीछे जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, तो हम इंटू करेंगे, और जब हम आगे की तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, तो क्या करेंगे, इंटू 10 अपॉन 100, हम परसेंटेज निकालेंगे, क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। एज पर 10% लॉ ऑफ द law of flow of energy in an ecosystem, only 10% energy is received by the next tropic level, okay, ये बात तो पता ही है। Hence in the given food chain, if 100 joule of energy is available to lion, the plant or producer have 10,000 joule of energy available to them, okay। क्या बोला गया है कि जो एनर्जी, अगर हम 10% लॉ की बात करें कि एनर्जी जो 10% एनर्जी फ्लो जो बताती है, उसमें क्या होता है कि 10% जो है वो ही आगे फॉरवर्ड होती है, अपर जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें फॉरवर्ड होती है, बाकी 90% लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो प्लांट्स के पास 10,000 जूल्स ही बचेगा, एंड 10,000 जूल्स एनर्जी होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। हमें 2 बायोटिक कंपोनेंट्स बताने हैं बायोस्फीयर के, तो कौन से हो गए, एक तो प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, है ना। Producers include organisms which can produce their food using simple inorganic compounds, example all green plants, blue green algae, cyanobacteria,
ओके तो प्रोड्यूसर्स कौन है? हमारे प्लांट्स, हमारे ग्रीन प्लांट्स जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वाटर से वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स जो हैं वो अपना खाना भाई नहीं बना सकते, वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। Therefore, utilize materials and energy stored by the producers or eat other organism, example all the animals. Okay? तो कंज्यूमर जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, वो एनर्जी जो स्टोर होती है उसको यूटिलाइज करते हैं या फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी स्टोर करके रखी है वो यूज़ कर लेते हैं प्रोड्यूसर को खा के, या फिर एनिमल्स को खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं। ये थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि वो फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, राइट? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके तो प्रोड्यूसर्स क्या है? वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना ही नहीं बाकी सबका खाना भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट है ना? तो वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। फूड सिंथेसाइज करना मतलब फूड को बनाना। ओके इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक असाइन ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग। ओके हमें फ्रॉग को ट्रॉपिक लेवल बताना है, तो हमें तो पता है कि जो ग्रास है वो सबसे नीचे आएगी क्योंकि वो क्या है? प्रोड्यूसर है ना? फिर क्या आएगा? फिर आएगा हमारे पास इंसेक्ट, फिर फ्रॉग जो है ना वो इंसेक्ट को खाता है, और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। तो असाइन अ ट्रॉपिक लेवल, तो भाई हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल हुआ? ये ट्रॉपिक लेवल 1 हुआ, ये ट्रॉपिक लेवल 2, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। ये क्या हो गया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो फ्रॉग का जो लेवल है वो कौन सा है? वो है थर्ड वाला, मतलब ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर तो इंसेक्ट्स हो गए, ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो हम चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन द गिवन फूड चेन फ्रॉग बिलोंग्स टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है ये लेवल एज शोन है T1, T2, T3, T4, और इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। आप कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, तो लोग सोच रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर है तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे। ऐसा नहीं है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा ग्रास का होता है, जो सेकेंड है वो प्राइमरी का होता है, और जो सेकेंडरी है वो टर्शियरी का होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do producers always occupy the first tropic level in every food chain? यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा किसी भी फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ही क्यों आते हैं? तो प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात तो समझ में आई कि प्रोड्यूसर जो हैं वो फूड बना सकते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज दे आर ऑटोट्रॉप्स। और ये क्या है? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल नॉन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये क्या है? ये सोर्स ऑफ फूड है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो पेड़ पौधों को ही खा रहे हैं। इनडायरेक्टली हम बोलें तो जो कार्निवोर्स हैं, जो ओमनीवोर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो प्राइमरी हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, फ्लैश ईटर्स हैं वो, है ना? अगर सपोज हर्बीवोर्स नहीं बचेंगे तो भाई शेर और चीता जाके पेड़ थोड़ी खाएगा, राइट? ओके हेंस प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में ऑक्यूपाई रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑफन
यूज द वर्ड एनवायरमेंट, व्हाट डज इट मीन। हम एनवायरमेंट तो बहुत यूज करते हैं, अवर एनवायरमेंट, हमारे चैप्टर का नाम ही है अवर एनवायरमेंट, पर उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब हमें देना है। Environment can be defined as a physical or biological world wherein organisms lives. Okay? Environment मतलब जो भी हमारे surrounding में present है, ठीक है, can be defined physical और biological world. Okay? Physical और biological world where organism live. मैं जहाँ रह रही हूँ, मेरे आजू बाजू जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। लिटरली स्पीकिंग, एन ऑर्गेनिजम्स इमीडिएट surrounding constitute its environment which includes both biotic and abiotic components around him. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे उसके आजू बाजू बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स अगर मैं बात करूँ तो हमारे आजू बाजू अगर आप जहाँ पे भी रहते हो तो वहाँ पे आपको डॉग्स दिखते हैं, काउस दिखती हैं, है ना, और भी बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह दिखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो रहते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। और फिर क्या बात करनी है एबायोटिक की, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया कि हम सनलाइट पे डिपेंडेंट हैं, हम वाटर पे डिपेंडेंट हैं, राइट। तो ये बात हो गई एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are always at the second trophic level of food chain, carnivores, autotrophs, herbivores। कौन सा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पूछा है, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं पूछा है, क्या पूछा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट में तो भाई हमारा क्या रहता है, प्रोड्यूसर्स रहते हैं, है ना, और सेकेंड में हमारे कौन से रहते हैं, सेकेंड में हमारे रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, क्योंकि ये प्लांट ईटर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और कार्निवोर्स तो सेकेंडरी थर्ड लेवल पे या फोर्थ लेवल पे होते हैं। जैसे देखो मैं अभी कंफ्यूज हो गई। Herbivores always occupy the second trophic level of food chain. Okay? Herbivores जो हैं वो हमेशा second trophic level food chain का occupy करते हैं, वो उधर ही settled है, अब वो कहीं नहीं हिलेंगे। Clear है? Next question. The following organism form a food chain. Which of these will have the highest concentration of non-biodegradable chemicals? Name the phenomenon is associated with it. Insects, hog, grass, grass हो गया, grass, snake and frog. Okay? तो चलिए हम टॉपिक, पहले तो हम टॉपिक लेवल बना देते हैं। सबसे पहले ग्रास आएगा, फिर क्या आएगा हमारा इंसेक्ट, फिर क्या आएगा हमारा फ्रॉग, और उसके बाद आएगा हमारा स्नेक। तो सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल किस में होगा, ऐसा केमिकल जो डिग्रेड होता ही नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ट्रॉपिक लेवल के बढ़ते बढ़ते कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। सही है, ग्रास में है तो ग्रास से ज़्यादा हमें इंसेक्ट में मिलेगा, इंसेक्ट से ज़्यादा हमें फ्रॉग में मिलेगा, फ्रॉग से ज़्यादा स्नेक में मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल वो हमें किस में मिलेगा, वो हमें थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल कौन सा हो गया, डीडीटी हो गया। डीडीटी हो गया, ये क्या हो जाता है, ये या तो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेता है या तो ये पानी में चला जाता है, ठीक है, वाटर फ्लो जैसी करता है उसके थ्रू। अब क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से अपना वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं, तो मिनरल्स और वाटर के साथ साथ ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है डीडीटी है, ये भी अब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसे कंसंट्रेशन ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन, हॉग बीइंग top consumer is present at topmost trophic level, hence will have the highest concentration of non-biodegradable chemicals due to a phenomena known as biomagnification। hog जो है वो ट्रॉपिक लेवल पे टॉप मोस्ट लेवल पे आता है, ट्रॉपिक लेवल के टॉप मोस्ट लेवल पे आता है, इसलिए उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। अरे यार इतना इजी है। इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल में हम क्या बता सकते हैं, एक तो एक्वेटिक हो गया, एक टेरेस्ट्रियल हो गया। टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएगा आपका, फॉरेस्ट आ जाएगा, है ना, ग्रास लैंड आ जाएगा। और ये क्या हो गया नेचुरल का, एक्वेटिक, सॉरी टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक की हम बात करें तो एक्वेटिक में हमारे सी आ जाएंगे, ओशन आ जाएंगे, रिवर आ जाएंगे, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है, लेक आ जाएगा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारा आ गया एक्वेरियम। क्या आ गया, एक्वेरियम आ गया, जो क्रॉप फील्ड होता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है वो आ जाता है। ओके, गार्डन वगैरह भी हमारे ना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम भी आप बोल सकते हो। ये पूरे टाइप्स दिए हुए हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, तो इतने सारे टाइप्स दिए हैं, और एक्वेटिक के भी टाइप्स दिए। ओके, इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं दिया, इसमें सारे नेचुरल ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय टर्म बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है कि एक मूवमेंट पे, मैं बता देती हूँ, एक मूवमेंट पे सॉरी, एक मूवमेंट पे, एक टाइम पे, एक जगह पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बायोमास। बायोमास इज अ टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे किसी एक इकोसिस्टम में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसका टोटल हम क्या बोलते हैं, बायोमास। ओके, ये होता है बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंगाई को हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेड डिकेइंग एनिमल्स पे एक्ट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है उनको सिंपलर में ब्रेक डाउन कर देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, और ये जो ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वापस इन्वायरमेंट में ले आते हैं। ओके, कैसे? बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स बिकॉज these microorganisms break down the complex organic matter present in dead plants and animals into simpler substances. ओके, क्या करते हैं ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स, या जो चीज़ सड़ रही है उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, और वापस इन्वायरमेंट में ले आते हैं, इसलिए इनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, गैसेस हो गई, ये सब वापस किस में आ जाता है, इन्वायरमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चेन ऑफ 10,000 joules एनर्जी is available to the producer, how much energy will be available to the secondary consumer to transfer it to the tertiary consumer. ओके, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके पास कितनी एनर्जी होगी कि वो टर्शरी कंज्यूमर को ट्रांसफर कर सके। तो 10,000 है, तो ये तो आ जाएगा 1000 सेकेंडरी वाले को। आप अगर चाहते हो तो मैं निकाल के बता देती हूँ। तो कितना आ गया, 1000। ओके, ये दोनों जीरो कट कर दिए, 100 इंटू 10 कितना आया, 1000 जो है वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास रहेगा। अब सॉरी, एक और जीरो लगाना है मुझे इसमें। ओके, अब जो टर्शरी है उनके पास कितना आ जाएगा, 100,000 कितना हो गया, 100। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि सेकेंडरी के पास कितना अवेलेबल है, तो सेकेंडरी के पास अवेलेबल है 1000 joules. According to 10% law, 10% of the energy of producer will be available to primary consumer and 10% of the energy will be available to secondary consumer and so on. Okay? तो कितनी परसेंट एनर्जी बची रहेगी, देने को रहेगी इनके पास, 10% एनर्जी जो है वही पास ऑन होगी, बाकी 90% लॉस हो जाएगी। ओके, What is meant by biological magnification? Biological magnification का क्या मतलब है वो हमें बताना है। अभी हमने इसका क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, तो हम देख लेते हैं। Biological magnification और biomagnification refers to the process of accumulation, collection, accumulation मतलब collect होना, of non-biodegradable chemical, pesticides etc. into the body of organism through the food chain. क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स वो
ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होता जाता है, मतलब खट्टा होता जाता है, कलेक्ट होता जाता है, ओके, which go on increasing in the concentration at each topic level। और इसका जो concentration है ना वो बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा, और इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा जो टॉप फूड चेन के टॉपिक लेवल के टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा आवर एनवायरनमेंट के शॉर्ट आंसर्स होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि JEE, NEET, CUET की प्रिपरेशंस होती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।